दो दिलों की नन्ही दास्तां सीजन 2 भाग 21। नीचे सारे कमरे अंधेरे में डूबे हैं। सिर्फ छत की एक कोने में हल्की पीली रोशनी जल रही है। आशी कुर्सी पर बैठी है, चुप, खोई हुई। बाल खुले हैं, चेहरा थका और आंखों में बुझी सी उदासी। वो अपनी उंगलियों से पल्लू मरोड़ रही है, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो। पीछे से अनिरुद्ध आता है। उसके कदम धीमे हैं, लेकिन दिल की धड़कनें तेज। वो कुछ देर दूर खड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे पास आता है। अनिरुद्ध धीरे से बोला, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा। आशी कुछ नहीं कहती है। अनिरुद्ध उसे गुमसुम देखकर बोला, आशी, आज जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। एक क्षण का मौन, फिर आशी की आवाज़ आती है, साफ लेकिन बहुत नर्म और दर्द भरी। आशी बोली, दूर रहिए मुझसे, अब और मत खड़े हो मेरे लिए। अनिरुद्ध चौंकता है। उसकी आंखों में एक पल को वो देखता है। अनिरुद्ध धीरे लेकिन सख्त स्वर में बोला, मतलब? आशी अब उसकी आंखों में देखती हुई संयमित लेकिन दृढ़। मतलब ये कि जब आप मेरे लिए लड़ते हो, जब आप मेरा हाथ पकड़कर सबके सामने खड़े होते हो, तो सिर्फ मेरी नहीं, आपकी भी इज्जत दांव पर लगती है। अब हर जगह ये हो रहा है। अनिरुद्ध रायचंद ने उस लड़की से शादी कर ली जो पहले से माँ थी। बेस्ट बिजनेसमैन या इमोशनली ब्लैकमेल्ड हस्बैंड? अनिरुद्ध की आंखों में अब गुस्सा नहीं, सिर्फ गहरी चुप्पी है। आशी गला रुंधते हुए बोली, मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण आपका नाम भी सवालों में आए। आपने जो किया वो बहुत बड़ा था, लेकिन शायद अब मैं आपके लिए सिर्फ एक बोझ बनती जा रही हूँ। अनिरुद्ध धीरे, भीतर से टूटा हुआ बोला, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूं, दुनिया के डर से? आशी बोली, नहीं, मैं चाहती हूं कि आपका नाम वहां चमके जहां आप डिज़र्व करते हो, बिना मेरी परछाई के। आपने मुझे अपनाकर अपनी इंसानियत साबित की, लेकिन मैं अब आपकी पहचान का धब्बा नहीं बनना चाहती। एक लंबा सन्नाटा, हवा ठंडी चलती है, पत्ते सरसराते हैं। कहीं दूर मंदिर की आरती की धुन हल्के में सुनाई देती है। अनिरुद्ध धीरे से टूटे स्वर में बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बोझ समझता हूं? आशी बोली, नहीं, लेकिन मैं खुद को बोझ महसूस करने लगी हूं, और यही सबसे बड़ा दर्द होता है मिस्टर रायचंद। आशी का गला भर आता है, पर वो आंखें नहीं झुकाती। आशी धीरे से बोली, आपका सम्मान, आपका नाम, वो मुझे टूटने नहीं देता, इसलिए दूर रहिए। अनिरुद्ध कुछ कह नहीं पाता, बस देखता है। उसकी आंखें नम हैं, लेकिन कोई आंसू नहीं गिरते। फिर वो चुपचाप मुड़ता है और चला जाता है। आशी पीछे मुड़कर नहीं देखती, लेकिन जैसे ही वो ओझल होता है, उसकी आंख से एक अकेला आंसू बह निकलता है। घर में लगभग सभी सो चुके थे। रसोई की लाइट धीमी जल रही थी। काजल भाभी कांच के ग्लास में हल्दी वाला दूध रख रही हैं। तभी वो देखती हैं, अनिरुद्ध बालकनी के कोने में खड़ा था, गहरे विचारों में डूबा हुआ। वो बिना कुछ कहे धीरे से उसके पास आती हैं। काजल भाभी नरम स्वर में बोली, दूध लाऊं? नींद तो तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक रही आजकल। अनिरुद्ध थोड़ी मुस्कान के साथ थके स्वर में बोला, नींद आती थी जब सब कुछ कंट्रोल में लगता था। अब तो हर चीज़ फिसल रही है और मैं बस देखने भर लायक रह गया हूँ। काजल भाभी उससे बोली, तुम वो इंसान हो अनी, जो तूफान रोकने के लिए भी दीवार बन जाता है। अब अचानक खुद को बहता देख रहे हो तो डर लग रहा है? अनिरुद्ध थोड़ी देर चुप रहकर बोला, डर नहीं भाभी, बस अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है। मैंने आशी को अपनाया क्योंकि मुझे लगा ये सही है, लेकिन अब वो खुद कह रही है कि उसकी वजह से मेरी इज्जत पर सवाल उठ रहे हैं और वो मुझसे दूर रहना चाहती है। काजल भाभी बोली, और तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि पहली बार कोई तुम्हें खुद से बचा रहा है। अनिरुद्ध हल्की कड़वाहट में बोला, भाभी, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जिसे कोई बचा ले, पर पता है जब आशी ने कहा कि वो खुद को बोझ समझती है, तो पहली बार लगा कि शायद मैंने उसे वो भरोसा नहीं दिया जो उसे चाहिए था। काजल भाभी पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखती हैं और कहती है, अनिरुद्ध, एक बात कहूं, आशी तुमसे डरती नहीं है, वो खुद से भाग रही है। उसे लग रहा है कि वो तुम्हें कमज़ोर बना रही है, जबकि सच्चाई ये है कि उसकी वजह से तुम पहली बार सच में इंसान बन रहे हो। कठोर बिजनेस टाइकून से एक पिता, एक पति, एक टूटता हुआ लेकिन सच्चा इंसान। अनिरुद्ध आंखों में नमियत लिए बोला, पर मैं उसे ये कैसे समझाऊं जब वो खुद को ही सज़ा दे रही है?
काजल भाभी नरम स्वर में बोली, शब्दों से नहीं, धैर्य से। तुमने उसे अपनाया था, अब उसे ये यकीन दिलाने में वक्त लगेगा कि वो सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारा प्यार है। वो जितना खुद को काटेगी उतना ही तुम्हें छूने से डरेगी। अनिरुद्ध एक लंबी सांस लेता है और बैल्कनी की रेलिंग पर कोहनियां टिकाकर खड़ा हो जाता है। अनिरुद्ध धीरे से बोला, उसके आंसू देखकर खुद को कायर लगने लगा है। कभी सोचा नहीं था कि जिसे थामने के लिए हाथ बढ़ाऊं वो खुद पीछे हटेगी, मेरे लिए। काजल भाभी मुस्कुराकर बोली, तो अब वक्त है ये दिखाने का कि तुम्हारा हाथ सिर्फ पकड़ने के लिए नहीं है, बल्कि उस भरोसे के लिए है जो वक्त के साथ भी नहीं डगमगाएगा। आशी को सिर्फ सहारा नहीं चाहिए अनी, उसे ऐसा साथी चाहिए जो बिना शोर किए उसके साथ चुपचाप खड़ा रहे जब वो खुद को सबसे कमजोर माने। अनिरुद्ध कुछ नहीं कहता, बस गहरी सांस लेकर सिर झुकाता है। काजल भाभी ग्लास आगे बढ़ाते हुए बोली, लो अब ये पी लो, ताकि कल जब उसके सामने फिर खड़ा हो तो तेरी आंखों में नींद की जगह सच्चाई हो और थकावट की जगह ठहराव। अनिरुद्ध मुस्कुराने की कोशिश करता है। वो ग्लास लेता है चुपचाप। छत पर हल्की हवा बहती है और पहली बार अनिरुद्ध के दिल में थोड़ी शांति उतरती है। एक ऐसा भरोसा कि वो खुद को भी और आशी को भी धीरे धीरे ठीक कर सकता है। हल्की धूप खिड़की से झनकर अंदर आ रही थी। घर में धीमी चहल पहल शुरू हो चुकी थी, पर माहौल अब भी थोड़ा दबा दबा सा था। आशी रसोई में चाय बनाने के लिए आती है। उसके चेहरे पर वही थकान और अंदर जमी अनकही बातें हैं। वो चाय पत्ती ढूंढ रही होती है। अलमारी का दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र एक छोटी सी कांच की डिब्बी पर पड़ती है। उस पर लिखा होता है, ए फॉर आशी, ओनली अदरक वाली चाय। वो पल भर को चौंकती है। फिर डिब्बी के पास एक छोटी सी चिट्ठी रखी होती है। धीरे से वो उसे उठाती है। अनिरुद्ध की हैंडराइटिंग थी, साफ सलीके से लिखी चंद पंक्तियां। तुमने कहा था पास मत आना, मैं दूर हूं, लेकिन इतना नहीं कि तुम्हें सुबह अदरक वाली चाय भी ना मिले। बस इतना जान लो, मेरा ख्याल अब तुम्हारी इजाज़त नहीं मांगता। आशी की उंगलियां कांपती हैं, उसकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो जाती हैं। कुछ नमी उभरती है, दर्द और राहत का एक मिला जुला एहसास। वो चाय का पानी चढ़ाती है और उसी डिब्बी से थोड़ी सी अदरक की पत्तियां निकालती है। पलटकर वो देखती है, अनिरुद्ध बालकनी में है। उसकी ओर नहीं देख रहा, लेकिन शायद उसका इंतजार कर रहा है, बिना कहे। आशी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी सी गर्माहट लौटती है। अनिरुद्ध छत पर बैठा था। उसके पास 2 मग थे, एक में अदरक वाली चाय, दूसरा खाली। कुछ देर बाद आशी ऊपर आती हैं, बिना कोई बात किए। अनिरुद्ध बिना उसकी ओर देखे मग उसकी ओर बढ़ा देता है। आशी ठंडी आवाज में बोली, ये रोज रोज की देखभाल मत किया कीजिए, लोग बातें बनाते हैं। अनिरुद्ध शांत स्वर में बोला, लोग तब भी बोलेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगी, और तब भी जब तुम खुद के लिए कुछ करोगी। फर्क ये है, पहली सूरत में वो तुम्हें कमजोर कहेंगे, दूसरे में तुम्हें खुद पर गर्व होगा। आशी थोड़ी चौंकती है। क्या मतलब? अनिरुद्ध सीधे उसकी आंखों में देखता है। कॉलेज वापस जाओ आशी, तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, मैंने तुम्हारा एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया है। आशी गुस्से में, आपने मेरी इजाजत के बिना? अनिरुद्ध नर्म लेकिन दृढ़, मैं बस तुम्हारा भविष्य नहीं छीनना चाहता था, बाकी जाना है या नहीं ये पूरी तरह तुम्हारा फैसला है। दोनों के बीच चुप्पी। आशी हल्की भीगी आवाज में बोली, मेरे पास लोगों की नज़रों का सामना करने की हिम्मत नहीं बची है, मुझे नहीं जाना कॉलेज और ना ही कोई एग्जाम देना है। अनिरुद्ध थोड़ी देर तक उसकी आंखों में देखता रहता है, फिर नज़रें छत के किनारे पर डाल देता है और धीरे से कहता है, जब तुम पहली बार ऑफिस आई थी, सबके सामने सवालों के जवाब ऐसी देती थी जैसे सामना वाला तुम्हारे दिमाग से खेल ही नहीं पाए। उस लड़की में आज इतना डर कैसे भर गया? आशी की पलके में हल्की नमी उभर आती है। वो चेहरा दूसरी ओर कर लेती है ताकि आंसू ना दिखे, लेकिन अनिरुद्ध समझ गया था। अनिरुद्ध आगे बोला, डर तो होगा आशी, लेकिन डर हर बार हार मानने की वजह नहीं बनता। तुम्हें वापस कॉलेज जाना चाहिए ताकि तुम वही बन सको जो अपने लिए सोच सके और अपने लिए खड़ा हो सके। आशी चाय का मग धीरे से उठाती हैं और बहुत धीमे स्वर में पूछती हैं, अगर लोगों ने फिर से मुझ पर, मेरे कैरेक्टर पर सवाल खड़े किए तो मुझ में इतनी हिम्मत बची ही नहीं कि मैं लोगों का सामना कर सकूं। उनकी नज़रों को देखकर मुझे खुद से ही नफरत होने लगती है। ऐसा लगता है बस खुद को ख़त्म कर दूं। अनिरुद्ध का चेहरा अब पूरी तरह गंभीर हो चुका था। वो झटके से उसकी ओर मुड़ता है,
उसकी आंखों में ऐसा डर था जो किसी अपने को खो देने का डर था। अनिरुद्ध थोड़ी कांपती आवाज में लेकिन ठहराव के साथ बोला, खुद को ख़त्म करने की बात दोबारा कभी मत करना आशी। किसी की गंदी नज़रों की वजह से तुम खुद से नफरत करने लगी तो इसका मतलब वो जीत गया। वो कुछ कदम उसकी ओर आता है। अब दोनों आमने सामने खड़े हैं। आशी का चेहरा झुका हुआ है और अनिरुद्ध का स्वर अब बेहद मुलायम लेकिन भीतर से टूटा हुआ बोला, तुम्हें पता है तुमने क्या कहा अभी? अगर तुम खुद को ख़त्म कर दोगी तो उन सबको मौका मिल जाएगा कहने का कि देखो गलती थी इसकी। पर तुम अगर जिंदा रहोगी, आगे बढ़ोगी, पढ़ाई पूरी करोगी, नौकरी करोगी, तो यही लोग मजबूर होंगे अपने सवालों को निगलने पर। एक लंबा सन्नाटा, हवा की सरसराहट के बीच अनिरुद्ध का स्वर और गहरा हो जाता है। तभी अनिरुद्ध आगे बोला, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है आशी, ये लड़ाई हर उस लड़की के लिए है जो अपनी गलती से नहीं, समाज की सोच से तोड़ी जाती है। तुम्हारा आगे बढ़ना उन्हें हिम्मत देगा और तुम्हारा हार मानना उन्हें तोड़ देगा। अब उसकी आवाज़ बेहद सॉफ्ट हो जाती है, लगभग फुसफुसाहट में बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ आशी, हर कदम पर, लेकिन ये लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी, क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करोगी तभी दुनिया भी करना सीखेगी। आशी की आंखों से अब आंसू गिरते हैं, लेकिन अब वो आंसू डर के नहीं, अपनी टूटे हुए आत्मसम्मान को वापस जोड़ने की शुरुआत के हैं। वो धीरे धीरे अपना चेहरा उठाती है, आंखों में हिचक लेकिन एक हल्की सी उम्मीद की चमक। आशी बहुत धीरे से बोली, मैं कोशिश करूंगी। अनिरुद्ध उसके हाथ में कॉफी का मग रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस इतना ही काफी है अभी के लिए। दोनों छत की मुंडेर के पास जाकर बैठते हैं। मगों से भाप उठ रही है और बीच में चुप्पी नहीं, अब उम्मीद बैठी है। युवी का अपार्टमेंट, रात 10:15 बजे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। कांच की खिड़की पर बारिश की बूंदें टपक रही थी। अंदर पूरा कमरा अस्त व्यस्त था। खाली बियर कैन, बिखरे हुए म्यूजिक स्ट्रिप्स और गिटार एक कोने में रखा है। युवी लेटकर फोन स्क्रॉल कर रहा था, तभी नोटिफिकेशन पिंग होता है। युवी झटके से उठकर बैठता है और जल्दी से ईमेल खोलता है। ईमेल का टेक्स्ट, Dear UV, this is to inform you that due to recent creative restructuring and internal decision, we are putting your involvement with the current project on indefinite hold. We value your contribution and wish you the best for your future endeavors. Team SK Music. युवी की आंखें पढ़ते पढ़ते चौड़ी हो जाती हैं। वो स्क्रीन को घूरते हुए कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर फौरन फ़ोन उठाता है और आरफ खन्ना को कॉल करता है। फ़ोन पर, The number you are trying to reach is currently unavailable. युवी गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, अनबिलीवेबल, ये लोग मुझे आउट कर रहे हैं, मुझसे बिना बात किए, बिना किसी रीज़न। वो बेचैन होकर चक्कर काटने लगता है और गुस्से में बड़बड़ाता है। युवी तेज स्वर में बोला, 1 महीने से जिस प्रोजेक्ट में मैं दिन रात लगा था, एक मेल में सब खत्म, बिना कोई कॉल, बिना रीज़न। वो एक मेज पर घूंसा मारता है। गिटार गिरकर जमीन से टकराता है। उसकी माथे की नसें तन जाती हैं। युवी खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, क्या किसी ने मेरी जगह ले ली? कोई न्यूकमर या फिर कोई अंदर की पॉलिटिक्स? वो थककर बैठ जाता है, आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है। युवी धीरे से टूटी हुई आवाज में बोला, सब कुछ बिखर रहा और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों। मैंने अपने करियर के लिए बहुत कुछ दांव पर लगाया है। मैं इसे ऐसे ही हाथ से जाने नहीं दे सकता। लगता है अब मुझे उनकी हेल्प लेनी ही होगी। अब सिर्फ वही हैं जो सब कुछ ठीक कर सकती हैं। इतना कहकर वो अपना फ़ोन निकालता है और एक नंबर पर डायल करता है। रिंग बजती है। कुछ देर में फ़ोन रिसीव होती है। हेलो, युवी बोला। तभी दूसरी ओर से कुछ कहा गया, मुझे आपसे मिलना है, मैं कल आ रहा हूँ। युवी बिना किसी भाव के बोला और फ़ोन कट कर दिया। कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगला भाग ज़रूर देखें। और हाँ, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।